तो वेस्कुलर सर्जरी की डोमेन क्या है, क्राइटेरिया क्या है? हाँ, तो बेसिकली देखें, आप इस चीज को समझें कि खून की रगों की कोई भी बीमारी, सर चाहे वो खून की रग बंद हो गई है, ठीक खराब हो गई है, फूल गई है या कट गई है, ठीक है तो वो मेजरली हमारे डोमेन में फॉल करती है। ठीक इसमें कुछ चंद एक्सेप्शंस हैं जो दिमाग के अंदर की खून की रगें हैं, सर और उसके अलावा जो दिल की और दिल के पास चेस्ट के अंदर की खून की सर रगें हैं। तो ये वाले एरियाज हैं जो कार्डिक सर्जन और न्यूरोसर्जन यूजुअली ट्रीट करते हैं। इसके अलावा क्षयरग से लेके बाजुओं में, टांगों में, पेट के अंदर, तो इन सारे एरियाज के ब्लड वेसल्स की किसी किस्म की भी जो बीमारी है, उसका दवाइयों के ज़रिए इलाज है या ऑपरेशन के ज़रिए इलाज है या कोई स्टेंटिंग का, एंजियोप्लास्टी का या कोई एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर का, तो वो सब हमारी डोमेन में बेसिकली फॉल करता है। सर अच्छा सर, ये एंडोवेस्कुलर सर्जन और कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी में क्या फर्क है? हाँ, ओके। तो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कार्डिक सर्जरी ना, सर आप इसको समझ सकते हैं। तो उनका 90 to 95% ट्रेनिंग इज इन कार्डिक सर्जरी एंड कार्डिक प्रोसीजर्स, विद 5 to 10% समझ लें ओवरलैप ऑन इसेंशियल लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग वैस्कुलर प्रोसीजर्स। ठीक है तो लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया आजकल ना बिल्कुल स्पेशलाइज्ड दौर की तरफ जाती जा रही है, और जैसा आपने कहा कि बेशक अंडरस्टैंडेबल है, हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी लिटरेसी लेवल कम है, बट डिस्पाइट दैट मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि एक बहुत दूर दराज गांव से भी कोई बंदा आएगा तो वो पूछता है कि यार मैंने मतलब फॉर एग्जांपल पित्ते का ऑपरेशन करवाना है, तो वो सर ये नहीं पूछता कि सर्जन कौन अच्छा है, वो पूछता है यार पित्ते का ऑपरेशन कौन अच्छा करता है। सर ठीक है ना, तो उसके अंदर भी अब ये अवेयरनेस आ गई है कि हर काम का एक अपना एक्सपर्ट है। ऐसे ही सर तो दैट इज द रीजन एक वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन जो प्रॉपरली ट्रेंड होता है, वो आपको उसी खून की रग की बीमारी के तमाम तर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन वन गो देने के पोजीशन में होता है, एंड दैट मेक्स हिम द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि कौन सा वाला फैक्टर बेहतर है। ठीक है वरना देखें, पार्शियल ट्रेनिंग में अनफॉर्चुनेटली होगा ये कि जिसको जितना आता होगा वो अपनी नीयत तो ठीक होगी लेकिन उतना ही कर सकेगा जितना उसको आता है, जितना उसकी ट्रेनिंग है। जितनी उसकी ट्रेनिंग है। और फिर हम ये एग्जैक्टली, देखते हैं कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, जितने केस आपने बार बार किए होते हैं, उतना आपका हैंड भी बिल्कुल, अच्छा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक जानना तो ये चाह रही होती है कि बेसिकली जो प्राइमरी काजेज होती हैं वेरिकोज वेन की, जी, ये क्या होती है और क्यों होती है? अच्छा, वेरिकोज वेन्स की कोई एक सिंगल कॉज नहीं होती, सर ठीक है, लेकिन इसकी मल्टीपल कॉजेज पीछे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉमनली पाए जाते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। इसमें एक तो देखें, एज के साथ रिलेटेड वेन्स की चेंजेस हो जाती हैं, तो ओल्ड एज पेशेंट्स में ये डेवलप हो सकती हैं। ठीक इसके अलावा ऐसे मरीज जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर स्टैटिक बैठे रहते हैं, सर तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जिसमें उनकी मजबूरी है दिन में 12 घंटे खड़ा रहना है या डेस्क जॉब है, तो उनके अंदर वेरिकोज वेन्स होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सर फिर एक और कॉमन रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। सो मोटापा, और मोटापे के मरीजों के अंदर भी वेरिकोज वेन ज़्यादा होता है। एंड फाइनली एक पूरा ग्रुप होता है पेशेंट्स का जो हमारी फीमेल्स हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल हार्मोन्स उनकी वेन्स को वीक कर देते हैं। सर तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद अक्सर औकात खवातीन को अंदर भी वेरिकोज वेन्स ये कॉमनली आ जाती हैं। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स में जब हम देखते हैं तो 90% पेशेंट्स के अंदर 2 से 3 फैक्टर पाए जाते हैं जो ये कॉज कर रहे हैं। ठीक है। उसमें सर ये भी हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, बिल्कुल, वॉक नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल, नहीं है, और बिल्कुल, वाटर इनटेक कम। बिल्कुल। सो पुअर डाइट, पुअर न्यूट्रिशन भी इसको बिल्कुल कंट्रीब्यूट करती है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसा मैंने कहा कि वो चूंकि उनकी लाइफस्टाइल अदरवाइज भी एक्सरसाइज वाली नहीं होती और उनकी ऑक्यूपेशन भी उनको मजबूर कर रही होती है, तो ये चीज़ कॉम्बिनेशन में वेरिकोज वेन्स कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक और वाटर इनटेक अच्छा रखना होता है इसके अंदर, डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड हैविंग अ गुड हेल्दी डाइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खून की रगों की हेल्थ के लिए। तो इन फैक्टर्स की मौजूदगी में हम बेसिकली वेन्स की डिजीजेस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अच्छा सर, ज़्यादातर तो हमने देखा कि जो मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, जी, उनमें तो ज़्यादातर लोगों को ना नी जॉइंट के नीचे वाले हिस्सों में वेन्स मोटी-मोटी या फिर जो है ना उसमें रंग बदलते नज़र आते हैं, कहीं जी, नीली होती है, कहीं कुछ होती है। बिल्कुल, तो वो लोग डिफरेंट किस्म की जो न्यूरोपैथी के हवाले से दवाइयाँ-शवाइयाँ खा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब वो हमारे पास आते हैं, हम जब उसको डायग्नोज करते हैं, हम कहते हैं या हुँ, तो ये तो वेरिकोज वेन है, तो आपको हुँ, तो वेस्कुलर सर्जरी में जाना चाहिए या उनको दिखाना चाहिए। जी,
तो ये नी जॉइंट से नीचे वाले हिस्से में ये ज्यादा वेरिकोज की कंप्लेन क्यों होती है? अच्छा, नी इसके अंदर जो वेरिकोज वेन्स है, इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग एरियाज जो होते हैं जो डिजीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें कुछ नी जॉइंट के नीचे वाले होते हैं, कुछ नी जॉइंट के ऊपर वाले भी होते हैं। सर बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी वेन्स वहीं इसी हिस्से में नजर आ रही होती हैं और तकलीफ भी उनको घुटने के नीचे ही होती है, सर लेकिन बीमारी उनकी कभी कभार नी जॉइंट के ऊपर वाले हिस्से में स्टार्ट हो रही होती है। सही। तो ये दोनों पैटर्न्स ऑफ डिजीज हैं एंड यू आर राइट के हमारी लोकल पॉपुलेशन में इवन दो इसके ऊपर कोई एविडेंस उस तरह का पब्लिश तो नहीं है, सर बट डेफिनेटली नीचे वाले हिस्से की बीमारी ज़रा ज़्यादा कॉमन है वेस्टर्न रिपोर्टेड लिटरेचर से, जहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे इतनी परसेंटेज यानी पेरिफेरल जो एरिया नीचे। जी बिल्कुल। तो ठीक। इसमें बेसिकली कुछ मेन कनेक्शंस होते हैं जो आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट के पास होते हैं वेरिकोज वेन्स के, और कुछ छोटे कनेक्शंस होते हैं जिनको परफोरेटर्स कहते हैं। सर तो परफोरेटर बेस्ड डिजीज हमारी पॉपुलेशन में वेरी कॉमन है ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसमें भी ना पेशेंट्स की यूजुअली दो कैटेगरीज होती हैं। मेरे पास ना दो कैटेगरी से मरीज रिपोर्ट करते हैं। एक होते हैं जिनको किसी ना किसी टांग की, जैसे आपने कहा, न्यूरोपैथी हो रही है, पेन हो रही है, तकलीफ हो रही है, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जो कहता है जी मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे ब्लू कलर की ये नज़र आ रही हैं और मुझे इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो इन दोनों के लिए असल में एडवाइस यही होती है कि इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए सर। और ट्रीटमेंट इसलिए लाजमी है क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो कि एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये रुकती नहीं है सर। तो वंस इट हैज स्टार्टेड, अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये बढ़ती जाएगी और लेटर स्टेज के प्रॉब्लम्स जो हैं जिसमें पेन, जख्म बन जाना, स्किन की ड्राइनेस होना, बार बार टांग में इन्फेक्शन होना और कुछ केसेस में टांग का परमानेंट सूज जाना, सर तो ये सब कुछ बचाने के लिए इनका वक्त पे इलाज कर लेना हमेशा एडवाइस बेहतर होता है।